अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा मैकेट्रॉनिक्स का। और जो हमारा मेन टॉपिक है वो सेम है, ऑन द वे ऑफ डिज़ाइन ऑफ ए क्लासरूम ऑटोमेशन सिस्टम का। तो इस लिहाज से आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर सेंसर्स। तो अगर हम क्रास की बात करें तो हमने बोला था कि वी आर हैव अ सब सिस्टम इन विच वी विल बी डीलिंग विद द टेम्परेचर्स ऑफ द रूम। तो जिसमें हमारे पास इनपुट साइड से आता है द एम्बिएंट टेम्परेचर, दैट मीन्स द टेम्परेचर दैट इज इन द रूम, द आउटसाइड टेम्परेचर, ठीक है। दीज नीड टू बी सेंसर्ड। और उसके बाद we need to create the system variables, that's voltage, resistance, current, बाकी चीजें। The environmental variables to the system variables, then we need to give it to the actuators. The actuators can be fan, it can be window control, or in fact curtain control. अब फिर से यहाँ पे बात आएगी कि यहाँ पे कौन सी चीज हम इस्तेमाल करेंगे एज टेम्परेचर सेंसर्स। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर सेंसर्स हैं। ये सारा डिपेंड किसका करता है? ये सारा इस पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन जहां पे आपको टेम्परेचर मेजर करने की जरूरत है। व्हेन यू हैव टू इंस्ट्रूमेंट द टेम्परेचर सेटिंग, तो हमारे पास ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू गेट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सेंसर, जैसे हम बाकी सेंसर्स में देख चुके हैं, वी हैव अ सेट ऑफ कंसीडरेशंस दैट आर एट बैक ऑफ आवर माइंड, on the basis of which we select कि हम कौन सा पर्टिकुलर सेंसर इस्तेमाल करेंगे। तो टेम्परेचर से रिलेटेड, टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड हमारे पास जो चीजें हैं वो है सबसे पहले ऑपरेटिंग रेंज। इट इज टेम्परेचर ऑपरेटिंग रेंज, मतलब अगर आपके पास सेंसर ए है, ये टेम्परेचर में कहां से लेकर कहां तक सेंस कर सकता है। देयर कैन बी टेम्परेचर सेंसर्स दैट कैन स्टार्ट विद 0 डिग्री सेल्सियस एंड मूव ऑन टुवर्ड्स पॉजिटिव। देयर may be some sensors that start with 0 degree Celsius and move with negative. There can be your sensors जो आप दोनों में काम करेंगे, from negative through 0 to positive। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात होगी, ठीक है, अगर ये 0 से पॉजिटिव तक जाता है तो पॉजिटिव में कहां तक, कितने डिग्री सेल्सियस तक? क्या 100 डिग्री सेल्सियस और 1000 डिग्री सेल्सियस और 10,000 डिग्री सेल्सियस, व्हाटएवर। तो सेम गोज फॉर दिस, पॉजिटिव साइड से इतना, और अगर नेगेटिव साइड से तो कहां तक, -100 डिग्री सेल्सियस तक, कहां तक। सो अगेन ये सब चीजें जो है इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको बोलेगा कि आपका जो रेंज है, टेम्परेचर रेंज, वो कहां तक है, ठीक है। देन द सेकेंड थिंग इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मींस अगर आपके पास एक सेंसर है नॉर्मली, सो दिस इज द रियल टेम्परेचर दैट इज चेंजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग, and this is the values that it gets. So let us suppose the normal value it is getting is like this, ठीक है। ये हो गया हमारा, हमने जिस पे इसको एक्सपेरिमेंट किया हुआ, द एक्सपेरिमेंटल और कैलिब्रेटेड वैल्यूज।
क्योंकि जब भी हम कैलिब्रेशन करते हैं वी डू कैलिब्रेशंस अपॉन अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन। वो इक्वेशन किस किस के दरमियान होती है, बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, और वही इक्वेशन के बिना पे हम फिर निकालते हैं व्हाट इज द आउटपुट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट। क्योंकि जो हमारे पास सेंसर्स हैं उसका जो आउटपुट है वो डिफरेंट तरीकों का हो सकता है। इट कैन बी इलेक्ट्रिकल, इट कैन बी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, वी यूज एन इक्वेशन, वी फिट इन दिस वेरिएबल एंड वी गेट द रियल वेरिएबल जो हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ अदर कंसिडरेशन और बाकी चीजें, ठीक है, जिनका असर होता है इस सेंसर के काम करने पे, सो व्हाट डू यू गेट इन रियलिटी a drift, that's a drift from the normal working. Obviously when you have drift you have errors, ठीक है। So if you are getting a value x, so you can have plus minus 5% for them, this can be the error। तो आपको plus minus 5% इस वैल्यू का एरर आ सकता है, और ये किसकी वजह से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके ड्रिफ्ट की वजह से। वो ड्रिफ्ट जो है हमेशा चाहा जाता है कि आपका ड्रिफ्ट जो है देयर शुड बी वेरी लेस। जो टेम्परेचर सेंसर है इट शुडंट ड्रिफ्ट। इट्स नॉट ओनली विद द टेम्परेचर सेंसर, बाकी सेंसर से रिलेटेड है जो भी इस्तेमाल करते हैं। Then you have accuracy. So accuracy you already know means कि जो real वे how जो आपका रियल एक्यूरेट वैल्यू है, जो रियल वैल्यू आपका है, तो आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितना नजदीक है आपके रियल वैल्यू के। सो फॉर द टेम्परेचर is in reality is 40 degrees Celsius. So we have sensor 1, sensor 2. So sensor 1 shows me that it is 39.9 degrees Celsius, and sensor 2 says me that it is 39.99 degrees Celsius. So obviously we will say that S2 is more accurate than S1. That means calculated value कितना near है आपके real value के। So then we have the response time. Response time हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर में, मोस्टली टेम्परेचर में, बिकॉज टेम्परेचर जो है इट्स नॉर्मली इनर्शियल क्वांटिटी, क्योंकि टेम्परेचर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इट डजंट गो इंस्टेंटेनियसली। तो टेम्परेचर में जो आपके पास रेस्पॉन्स टाइम है मींस अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, सो बट द टेम्परेचर ऑफ द सब्जेक्ट चेंज रैपिडली, ठीक है। जैसे अभी 10:05 और 23 सेकेंड पे इसका टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, और 10:05 और 25 सेकेंड पे इसका रियल टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमने सेंसर लगाया हुआ है, इज इट एबल टू गेट द चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, कितना फास्ट ये चेंज ऑफ टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड एज द रेस्पॉन्स टाइम। एंड एट लास्ट वी हैव द साइज। साइज मींस कि आपका टेम्परेचर सेंसर जो बढ़ता है वो फिजिकली मैकेनिकल पैरामीटर्स में उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, सो व्हाट आर इट्स डायमेंशंस, तो कितना बड़ा है। क्योंकि आपके पास जो एप्लीकेशन पे अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका जो सेंसर है वो कितना बड़ा होना चाहिए और कितना छोटा होना चाहिए, सो यू कैन फिट इट विद इन द सिस्टम जहाँ पे आपको इसको लगाना होगा। सो दीज आर टू बी केप्ट इन माइंड, दीज आर द कंसिडरेशंस दैट आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डीलिंग विद द सेंसर्स, जिनसे हम इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। सो अगेन द सेकेंड थिंग, द टेम्परेचर स्केल्स, तो जो आपको ऑलरेडी पता है, कैन बी ऑफ डिग्री सेल्सियस, इट कैन बी डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मली, ठीक है। और अगर आपको किसी भी चीज़ में भी आपका कैलिब्रेशन होगा, सो यू हैव द इक्वेशन दैट यू कैन कन्वर्ट देम। सो किसी में भी आपका होगा आपका टेम्परेचर सेंसर, इफ इट गिव्स आउटपुट इन फ़ारेनहाइट यू कैन चेंज इट टू केल्विन एंड सेल्सियस, इफ यू गेट आउटपुट इन सेल्सियस you can change it to Kelvin and Fahrenheit, or it can give an output in the form of some vague variable x, then you can simply change that value to get all the three, the Celsius, the Kelvin and the Fahrenheit.
ओके, तो अब हम देखेंगे टाइप्स। तो सबसे पहला जो आपके पास है वो है थर्मोकपल। क्या है थर्मोकपल? थर्मोकपल जो भी आपके पास सेंसर होता है, इसके पीछे कुछ फिजिक्स होती है, दैट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, है ना। उसके बाद होती है उसकी कंस्ट्रक्शन। सो हाउ डू यू मेक इट, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन। सो थर्मोकपल का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? सीबेक इफेक्ट। नॉर्मली 11th में पढ़ते हैं हम सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट क्या बोलता है? इफ यू सम डिसिमिलर elements, a wire equality, it runs from point A to B and it's of element X। फिर मैंने यहाँ पे दूसरी वायर इसके साथ फ्यूज की, so it is of element Y or material Y, both of them are conductors, ठीक है। Then if I put this junction at temperature T1 and put this junction at temperature T2 such that T1 and T2 are dissimilar, that means such that T1 is greater than T2 or T2 is less than or greater than T1। तो सीबेक ने क्या देखा? एक्चुअली सीबेक ने रियलिटी में क्या देखा था? तो ये देखा कि उसको अचानक से वो एक चीज चेक कर रहा था। सो शी हैड अ मैग्नेटिक कंपास नजदीकी। उसने देखा कि जब उसने एक जंक्शन को हीट किया और दूसरे जंक्शन को ऐसे रखा, इस नीडल में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ गई, तो उसको लगा कि देयर इज सम मैग्नेटिज्म रिलेटेड टू द हीटिंग ऑफ द डिसिमिलर जंक्शंस। लेकिन बाद में पता चला कि जो ये आपके पास ये मैग्नेटिज्म था, इट वाज बिकॉज ऑफ द करंट रनिंग थ्रू द लूप। इसका मतलब ये हुआ सिंपली सीबेक इफेक्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास दो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, आप एक जंक्शन को हीट करेंगे, दूसरे जंक्शन को कूल करेंगे या उसको ऐसे रखेंगे such that there is a temperature difference, there is simply a current will be set off। So what you have to do in order to make it as a sensor, so you will keep this T2 constant, ठीक है। constant का मतलब हो गया in order to calibrate you have to keep this T2 a known quantity। You should know what is this T2 such that this T2 will act as a reference। तो हम फिर क्या बोलेंगे? हम इस T2 को बोलेंगे ये TREF है, या ये नोड NREF है, यानी कि रेफरेंस नोड, दो में से एक। और जो हमारा ये नोड है, this will be called as T-sense, that means the sensing node। तो जो टेम्परेचर आपको पास में मेजर करना है, तो ये नोड वहां पे लिया जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा, इसको रखा जाएगा रेफरेंस टेम्परेचर पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ T2 minus T1 you will have the current I that will be moving through this, and when you have current you can simply convert it into voltage। So you can get the voltage। What is the voltage? So as to get the sensor out of it and the voltage out of it, what is done? So we call this junction as T-sense। यहाँ से हमें निकलती हैं दो तारें जो डिफरेंट होती हैं। It depends on the type of thermocouple used। Then you have the reference junction। इस रेफरेंस जंक्शन को हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे because we have to get the voltage। तो यहाँ पे हम नॉर्मली फिर
निकालते हैं कॉपर वायर, ठीक है। सो दिस इज द T sense, this is the T reference, and this is the measurement voltmeter, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्मोकपल्स है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक K टाइप, J टाइप, N टाइप, P टाइप, बहुत सारे। और ये किस टाइप का है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने जो डिफरेंट तरीके के दो मटेरियल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं या एलिमेंट्स लगाए हैं वो कौन से हैं। ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, ठीक है, एंड द रेंज ऑफ ऑपरेशन, कि आप कौन सा वाला लगाएंगे। नॉर्मली जो इस्तेमाल होता है हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है K टाइप और दूसरा होता है J टाइप। जो आपके पास J टाइप होता है, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसमें जो ऊपर वाला मटेरियल है इट इज नॉर्मली ऑफ आयरन, और जो नीचे वाला मटेरियल है ये होता है कांस्टेंट टर्न का। कांस्टेंट टर्न इज एन एलॉय, जिससे नॉर्मली रेजिस्टिव एलिमेंट्स बनते हैं, ठीक है। सो आयरन एंड कांस्टेंट टर्न। और K टाइप जो है उसमें जो मटेरियल्स लगते हैं, यहां से लगता है क्रोमन और यहां से लगता है एल्यूमिन। एक्चुअली होता ये है कि जो सीबेक आपके पास है, जिसने ये देखा उसने सीरीज एक बनाई, दैट्स कॉल्ड सीबेक सीरीज। उसमें नॉर्मली द सीरीज लाइक दिस, दिस कॉल्ड द सीबेक सीरीज। इस सीबेक सीरीज में जो सारे हैं दीज आर एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब फर्क ये होता है कि एक तो हमारे पास जो आपसे मैंने अभी बोला कि जो वोल्टेज आपको यहाँ पे आएगी भी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ T ref माइनस T sense। और भी दूसरी चीज है कि ये जो V है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्पैरिटी या डिस्टेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स यूज्ड इन सीबेक सीरीज। तो सीबेक सीरीज में आपने जो एलिमेंट्स दो इस्तेमाल किए वो कितनी दूर है, जैसे सबसे दूर कौन कौन सा है, बिस्मथ यहाँ से और एंटीमोनी। तो इसका मतलब है अगर हम बिस्मथ और एंटीमोनी का बनाएंगे, यहाँ से बिस्मथ रखेंगे और यहाँ से एंटीमोनी रखेंगे, सो यू विल हैव द मैक्सिमम वोल्टेज यू कैन गेट। और उसके बाद द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। या अगर हम रखेंगे बिस्मथ और निकल, तो इसका मतलब यू विल गेट द मिनिमम ईएमएफ, दैट मींस द मिनिमम वोल्टेज एट आउटपुट। एक चीज जो इस थर्मोकपल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। in a way that it directly gives you the voltage output. It doesn't give any other electrical quantity. It provides you the direct voltage output. So it's an active thing. अब आप इनमें से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कितना दूर रखेंगे, ठीक है। It again depends on the types of application that you use. ये तो बहुत पुरानी बात है जब सीबेक ने सीरीज बनाई थी। आजकल के ज़माने में तो एलिमेंट्स सीधे इस्तेमाल नहीं होते हैं, आजकल इस्तेमाल होते हैं एलॉयज। जैसे जो K टाइप आपके पास एक साइड से आयरन है J टाइप में और दूसरे से कांस्टेंट, सो कांस्टेंट टर्न एन एलॉय। इसी तरीके से इफ यू टेक K टाइप में ऊपर से है क्रोमन, नीचे से एल्यूमिन, बोथ ऑफ देम आर एलॉयज। सो व्हाट इज क्रोमन?
Chromel is an alloy of chromium and nickel, and alumel is an alloy of aluminum and nickel. तो जब हम ये दो alloys इस्तेमाल करते हैं, they provide you many good things. पहले ये कि they provide you a better response, that is voltage response. और दूसरा ये कि जब हम ये एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, सॉरी ये alloys इस्तेमाल करते हैं, इनमें एब्रेजन कम होता है और ये थोड़ा रेजिस्ट करते हैं हायर टेम्परेचर्स पे, जो डिफेक्ट्स आते हैं हमारे मटेरियल में उनको रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट अस सपोज दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और जो बाकी चीज़ें रिलेटेड होते हैं, सो दैट हाई टेम्परेचर डिफेक्ट्स जो आ जाएंगे वो उन पर ज़्यादा असर नहीं करेंगे। इसीलिए हम जाते हैं फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट्स टू वी गो टू अलॉयज, क्योंकि अलॉयज की वजह से तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। सो मकसद what we did, we created a thermocouple wherein we will have T-sense, then we will have the reference, and then we will simply calculate the voltage, and after that the calibration will be done and you will get the output depending on the temperature जो आपके पास है at T-sense, ठीक। अब ये जो हमारे पास थर्मोकपल्स है ये कैसे दिखते हैं? थर्मोकपल्स हमारे अगर आप लाओगे, इट सिंपली ये थर्मोकपल का सेंसर है जो आपको नॉर्मली मिलेगा। सिंपल एक साइड है ये, यानी कि जो आपके पास टी सेंस जंक्शन है वो ये है। ये बाहर से होता है मेटल जैकेट। मेटल जैकेट इस्तेमाल किया जाता है सो दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर जब आप इसको किसी स्पेसिफिक में रखते हैं। देन हियर there is a sealant इसलिए होता है so that you can also use them directly in liquids and gases, ठीक है, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए। then you have sheaths for these two elements or wires that come out, और ये आपके पास एक ही जंक्शन है अभी और इसकी तारें आ रही है बाहर। तो इसका मतलब जो आपके पास टी रेफरेंस है वो आपके डिवाइस के अंदर होगा। फिर विल हैव डिवाइस, ठीक है, जिसमें आपके पास वोल्टेज सोर्स होगा, यू विल हैव द कैलिब्रेशन सर्किटरी, यू विल हैव द सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट एंड अदर थिंग्स। तो वहां से आपको एक पोर्ट निकलेगा, ठीक है, वो पोर्ट इसके साथ कनेक्ट करना है। सो इट विल बी सिंपली कनेक्टेड बाय केबल and that cable will take the values inside. So voltage will be read here and the temperature जो आपके पास reference temperature है that will be played here, not there. So जो आपके पास thermocouples हैं with RTD जो इसके बाद हमें देखना है are the maximally used transducers or the temperature sensors in industry. इंडस्ट्री में ये पहले दो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। Why? Because of the temperature range. जो थर्मोकपल्स आपके हैं they can range from minus to minus 100 degree Celsius to 1500 degree Celsius. So quite a long range. जो हमने ऑपरेटिंग रेंज रखा था that is very very large. So that's why thermocouples are mostly used in industrial applications. Then we have RTD. RTD का फुल फॉर्म है resistive temperature device.
Again, it can be used as a sensor. What is it? Nothing. RTD को अच्छे से समझना है तो थर्मिस्टर को भी समझना होगा. So thermistor is thermal resistor. And resistor is resistive temperature device based sensor. Where does the difference lie actually? So जो RTD आपके पास है ये भी एक मटेरियल होता है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और जो आपका थर्मल रेजिस्टर होता है यानी कि थर्मिस्टर होता है इसकी भी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर. फर्क इतना होता है कि जो आपके पास थर्मिस्टर होता है, एज the temperature increases the resistance will get decreased, and the way it changes the resistance changes the temperature is non-linear. और जो हमारे पास RTD में इस्तेमाल होता है उसमें एक अच्छी चीज होती है that as the temperature increases the resistance increases and the output is mostly linear. तो जो 0 से 100 तक की स्केल है उसमें परफेक्टली लीनियर रहता है. सो दैट इज व्हाई RTD जो है इसका इंटरफेस करना भी आसान है, इसका आउटपुट लेना भी आसान है. मगर मसला इन दोनों में एक है, बोथ ऑफ देम आर पैसिव ट्रांसड्यूसर्स. पैसिव का मतलब है इफ यू यूज RTD और यू यूज अ थर्मिस्टर यू विल हैव टू सप्लाई देम एक्सटर्नली. जो आपके पास से पहले थर्मोकपल होता था उसको एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट गिव्स आउट वोल्टेज इटसेल्फ एज द टेम्परेचर चेंज, एज देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन T सेंस एंड T रेफरेंस. मगर यहाँ पे आपके पास ये दोनों पैसिव ट्रांसड्यूसर्स हैं, सो यू विल हैव टू प्रोवाइड एक्सटर्नल सप्लाई, यू विल हैव टू प्रोवाइड द एक्सटर्नल सप्लाई. सो एक्सटर्नल सप्लाई प्रोवाइड करके क्योंकि ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, यू विल हैव टू चेंज द चेंज इन रेजिस्टेंस टू चेंज इन वोल्टेज. So you can use either Wheatstone bridge or you can use a simple voltage divider configuration and you can get the output. And that output can then be used and calibrated for further usage. तो मुझे यहाँ पे सर्किट दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही सर्किट है जो हमने पिछली बारी LDR के लिए दिखाया था, द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. तो आप लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को वहां से हटा दीजिए, वहां पे थर्मिस्टर लगा दीजिए तो आपका काम बनेगा. सेम सर्किट इज टू बी यूज्ड देयर. सो RTD में और थर्मिस्टर्स में जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं इट इज RTD. तो जिसको मैंने पहले ही बोला कि बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द टेम्परेचर रेंज बिल्कुल उसी तरीके से जैसे थर्मोकपल्स का रेंज एक अच्छा खासा रेंज है, अच्छे खासे टेम्परेचर रेंज पे काम करते हैं, सेम वे योर RTD वर्क्स ऑन अ गुड रेंज. मगर अगर हमें थर्मोकपल और RTD को एक दूसरे के साथ करना होगा कंट्रास्ट, तो thermocouple will win on the basis of range. So thermocouples work on a very large range as compared to RTD, and then thermistors. So thermistors ज़्यादा range पे काम नहीं करते, and we don't use them in industries. वो normally इस्तेमाल होते हैं thermistors in local sensors. So next is infrared. Thermocouples, RTD, thermistors जो हम इससे पहले देख रहे थे, ये मोस्टली इनवेजिव है. दे आर मोस्टली इनवेजिव ट्रांसड्यूसर्स और इनवेजिव सेंसर्स. सो इनवेजिव आपको पता है, दैट मींस जिस भी चीज का हमें चेक करना है टेम्परेचर, द सेंसर हैज टू हैव कांटेक्ट विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, तो हमारे पास अब नई चीज आ रही है, दैट इज इंफ्रारेड. दिस इज नॉन इनवेजिव. नॉन इनवेजिव का मतलब हो गया थ्रू फ्रॉम अ डिस्टेंस. So you can calculate the temperature of a particular surface from the distance.
सो इंफ्रारेड जैसे हमारे पास होते हैं, वी कॉल देम एज पायरोमीटर्स और ऑप्टिकल पायरोमीटर्स. What are these pyrometers और optical pyrometers? इसमें ज्यादा दूर जाना ही नहीं है. अभी कोविड चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है. सो कोविड में क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है, सो यू शुड ऑब्वियसली हैव सम नॉन इन्वेजिव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है. सो यू हैव दोज डिवाइसेस लाइक दिस, जिसको हम बोलते हैं, फिर यहाँ पे स्विच होता है, स्विच. You have a display on the back side and you have some lens assembly on the front side. This is the body, इसका आपको temperature measure करना है. It simply reads the total amount of radiation, ठीक है, and then displays on the display कि इसका temperature कितना होगा. तो इनको हम बोलते हैं pyrometers. तो पायरोमीटर्स ही एडवांस हो गए. एडवांस्ड पायरोमीटर जो हमारे पास होते हैं उनको हम फिर बोलते हैं थर्मल कैमरास और थर्मल स्कैनर्स. फिलहाल हम देखेंगे सिंपली the principle of working of these pyrometers. The principle of working of these pyrometers is twofold. दो तरीकों से है, क्योंकि इनमें भी दो तरीके होते हैं. एक वो pyrometers होते हैं that simply have an infrared sensor, because जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट वो ये बोलता है कि अगर आपने किसी बॉडी को हीट किया तो इट विल गिव आउट रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. और मैक्सिमम हीट वाली जो रेडिएशन है दे आर इन द स्पेक्ट्रम कॉल्ड इंफ्रारेड. सो इफ यू सिंपली कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दिस इंफ्रारेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ए, ठीक है, you will be able to tell what is the temperature of the body. In fact, there is a relation, a good relation between the temperature of the body and the radiation that are emitted from it. So, what do we use? We simply use a passive infrared sensor. Passive infrared sensor जो आपका होता है, it simply is a sensor that calculates, that gives you the total amount of air coming in. So you simply put a lens in front of it that will get the total amount of air radiations, and after that you have filter. ये कौन सा फिल्टर होता है? इंफ्रारेड फिल्टर. Why do you need an infrared filter? So that आपका जो ये pyroelectric sensor, sorry, you can say it's a pyroelectric sensor also. Passive infrared is a pyroelectric sensor. So पैसिव इंफ्रारेड जो आपके पास है सेंसर यहाँ पे, ताकि इसको कहीं से नॉइज ना आ जाए बात फ्रॉम अदर रेडिएशन लाइक लाइट एंड अदर थिंग्स. सो यू यूज द इंफ्रारेड filter. So it will simply allow the infrared waves to come in, to pass through it, and they will be simply concentrated on the passive infrared sensor, and its output will be simply directly proportional to the amount of air that we are getting in. This is known as a passive temperature detector, infrared based. Output के बाद the next is signal conditioning and calibration, and then you will get the output that you can feed to your systems. ठीक है. दूसरा तरीका जो आपके पास है एक्टिव वाला, उसमें क्या किया जाता है काम, that is a bit tricky, that is mostly used and more accurate than जो हमने इससे पहले देखा. In fact, use it in those IR guns. उसमें क्या होता है, actually there is a simple mechanism inside. वो कुछ ऐसे होता है.
So you have a trigger here. Then you have the lens assembly here. Inside you have the sensor and the board, microelectronics board. ये सेंसर इसी के साथ लगा हुआ होता है. Then on the back panel you have the output जिसपे रीडिंग आ जाती है like 90 degree Fahrenheit. Okay, so let us suppose this is the body जिसके हमें रेडिएशंस देनी है. तो इसमें दो मैकेनिज्म्स होते हैं. इसमें डिपेंड करता है कि आपने ये जो आपके पास ट्रिगर है ये किधर की ओर रखा है. Whether you have put it on, आप इसको दबाया या रिलीज किया है. So when you press, a different mechanism happens, and when you release, a different mechanism happens. आपने देखा होगा जब उसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद जब उसको रिलीज करते हैं तब वो दिखाता है उसका आउटपुट. दैट मीन्स द प्रेस एंड रिलीज बोथ. इट्स नॉट ए सिंपल बटन कि आपको बटन प्रेस करोगे और आप ये बोलेगा आपको कि व्हाट इज द टेम्परेचर. द प्रेस एंड रिलीज बोथ आर रिक्वायर्ड. सो एक्चुअली व्हेन इट इज प्रेस्ड, सो व्हाट हैपेंस, एक्चुअली एक मिरर मैकेनिज्म होता है पीछे. इज अ मिरर, वो यूज होता है. सो इसमें ऑलरेडी इंटरनली एक इंफ्रारेड सोर्स होता है. देयर इज एन IR सोर्स, इन फैक्ट ए टेम्परेचर सोर्स. मगर ये सोर्स ऐसा होता है जिसका हमने टेम्परेचर प्री कैलकुलेट किया होता है. इट्स अ प्री कैलकुलेटेड टेम्परेचर. दैट मीन्स दिस IR सोर्स इज गिविंग ए प्री कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ आउटपुट. ठीक है. This IR source can be an IR LED, a high power IR LED, or it can be simply an element. ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है जहाँ से हमें हीट रेडिएशन जो है वो निकल रही होंगी और हमें पहले कैलिब्रेट किया होगा कि इसमें कितना टेम्परेचर बनता है. वो यहाँ पे आउटपुट पे आ जाता है. सो व्हेन वी हैव द प्रेस, व्हेन यू प्रेस दिस, जो आपके पास ये मिरर मैकेनिज्म है ये टर्न खाता है एट एन एंगल, लेट अस सपोज 45 डिग्री ऐसे. सो दैट जो इंफ्रारेड सोर्स यहाँ से आ रहा है, हमारी इंफ्रारेड वेव्स, they go to the sensor. So when the light waves from this infrared source go to the sensor, ठीक है, and then they are taken by the sensor. The sensor calculates through this board, electronics board यहाँ पे है. Electronics में क्या होगा, signal conditioning होगी. Then you have a processor, memory जहाँ पे स्टोर रखेगा. So ये क्या करेगा काम, ये स्टोर रखेगा यहाँ पे पहला what is the temperature or what is the value of radiation that is coming out from this sensor. So let us suppose that is x. But मेन चीज यहाँ पे ये है कि जो x है ये इस वक्त यहाँ पे आ रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है ये हमने ऑलरेडी प्री कैलकुलेट किया कि x के बिना पे कितना टेम्परेचर होगा. ठीक है. सो ले लिया इसने एक वैल्यू x. देन व्हेन यू रिलीज द बटन, जो आपका ये मिरर है इट गेट्स स्ट्रेट, दैट इज 0 डिग्री. अब जब ये 0 डिग्री पे लेगा तो यहाँ वाला जो आपके पास इंफ्रारेड सेंसर है वो ऑफ हो जाता है और हम उसकी रेडिएशन नहीं ले सकते. अब रेडिएशन कहाँ से आएंगी, जो बाहर के लेंस से आएंगी, जो बॉडी से आएंगी. सो बॉडी से आई हुई चीजें, ठीक है, तो ये मिरर पे टक्कर खा के फिर रिफ्लेक्ट करके आपके सेंसर पे फिर आ जाते हैं. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड इज योर y. वो हो गया द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट इज कमिंग इन फ्रॉम द बॉडी, जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है. क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है टेम्परेचर रिलेटेड, इफ दिस इज Tx, यू कैन सिंपली गेट द Ty, और वही Ty आप यहाँ पे फिर करते हैं डिस्प्ले. दिस इज हाउ द पायरोमीटर्स जो मोस्टली यूज होते हैं आजकल नॉन इन्वेजिव टेम्परेचर रीडिंग के लिए, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं. चूंकि ये इंफ्रारेड है and they are non-invasive, they also have the industrial applications manifold wherein you want to check the temperature of those devices, या वहां पे जहां पे हम नॉर्मल सेंसर्स को रख नहीं सकते, ठीक है, या जहां हम नॉर्मल सेंसर्स को ले नहीं सकते. सो वी कांट पुट देम सब. सो हमें दूर से ही देखना होगा सरफेस टेम्परेचर.
So we simply install these pyrometers or these infrared based thermal scanners or thermal imagers so as to check what is the temperature in different regions. क्योंकि जो आपके पास ये pyrometer मैंने अभी बोला, pyrometer normally जो होता है, अगर आपने देखा होगा, this pyrometer has a laser assembly here. It simply shoots a laser on a point. उस लेजर का काम नहीं होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के बिना पे, वो लेजर खाली में दिखाता है कि असल में जो आपका पायरोमीटर है वो किस पॉइंट से किस पर्टिकुलर एरिया से आपको डेटा लेगा, यानी कि वेव्स देगा, इंफ्रारेड देगा, और फिर कैलकुलेट करेगा कि आपके पास कितना आउटपुट आ गया। ठीक है, हाँ। सो लेजर खाली जैसे गन में हम इस्तेमाल करते हैं लेजर, तो पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर फायर आना चाहिए, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी लेजर इस्तेमाल किया जाता है। सो जो सिंपल पायरोमीटर, इट गिव्स सिंपली वन आउटपुट, दैट इज सपोज इट गिव्स यू 45 डिग्री सेल्सियस एट हियर। उसके बाद जो आपके पास थर्मल इमेजर्स होते हैं, थर्मल इमेजर्स कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस होते हैं, दैट सिंपली गिव यू ए पिक्चर ऑफ द डिवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंसान है, यहाँ पे आप इसमें थर्मल इमेजर चला रहे हैं, सो आपको यहाँ पे एक पिक्चर प्रोवाइड करेगा, जिस पिक्चर में डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस पर्सन विल बी शोन इन डिफरेंट कलर्स एंड ईच कलर विल कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर है रेड, इट इज सपोज इट इज 90 डिग्री। फिर देन यू हैव ग्रीन, दिस इज दैट इज सपोज 60 डिग्री। देन यू हैव ब्लू, इट इज -1 डिग्री। पहुंचते पहुंचते ऐसे व्हाइट, सपोज इट इज -5 डिग्री। तो आपके पास कलर कोडिंग की जाती है और उसके बिना पे एक मैप बनाया जाता है इस इंसान का, जो दिखाता है कि डिफरेंट रीजन में कितना टेम्परेचर हो। सो हाउ इट इज डन, द सेंसर यूजर इज सेम बट इट इज डन यूजिंग स्कैनिंग। तो इसमें एक फास्ट मिरर सिस्टम होता है जो कंटिन्यूअसली चेक करता है इस जो आपके पास आपने आगे सब्जेक्ट रखा हुआ है, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, इट इज सिंपली चेंजिंग द पॉइंट्स एंड देन चेकिंग आउट what are the different temperatures, and from that temperature map that it gets, it simply makes a figure, जो figure आपको फिर बता देता है कि किस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है। सो these thermal imagers, thermal scanners जो है ये बहुत ही यूज होते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, फॉर गेटिंग द आउटपुट। जैसे नॉर्मली थर्मल इमेजर्स जो इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रीज में, दे आर यूज्ड फॉर फर्नेसेस, or they can be used in computer system servers while they can check दूर से कि कौन सी जगह है जहां से मैक्सिमम इस वक्त हीट निकल रही है, ठीक है, that means they are being used much, उसको हम बोलते हैं थर्मल प्रिंट। so then we move to some simple things like in bimetallic तो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा बहुत बारी। अच्छा, इंफ्रारेड जो हमारे पास है, इट इज a passive transducer, you need power supply for this to work. Then bimetallic जो होता है, it is simply you put two metals, फ्यूज देम एक साइड से। ये जो मेटल 1 और मेटल 2 आपके पास होते हैं, ठीक है, इनकी एक ही चीज डिफरेंट होती है, दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मींस अगर हम इनको गर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल ए को हम गर्म करेंगे, इट इज दैट सपोज मटेरियल M1, सो अगर इसको गर्म करेंगे, हीट H1 देंगे, सच दैट टेंपरेचर इज टू T1, ठीक है, ये एक डायमेंशन में फॉर एग्जांपल बढ़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन ऑब्वियसली होगा। सो फ्रॉम X1 इट मूव टू X2, so the change in length is X2 minus X1। इसी तरीके से हमने दूसरा मेटल स्ट्रिप लिया, उस पर भी हमने सेम किया, we give it heat energy H1 से the temperature rises to T1, ठीक है, then जो इसमें ऑलरेडी पहली डिस्टेंस थी that is X1, मगर जो आपके पास न्यू डिस्टेंस है it should be X3, that means they should have different thermal expansion coefficients। अब उससे क्या होगा, उससे होता ये है कि जब आप इसमें कोई हीट प्रोवाइड करोगे, इसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे पर्टिकुलर, ये दोनों जो स्ट्रिप्स आपके पास हैं, दे विल सिंपली गेट एक्सपेंडेड बाय डिफरेंट अमाउंट। तो अगर हम सिंपली देखेंगे ऐसे भी,
पेन पैड। तो ऐसे हम जान लेंगे, जैसे ये है आपके पास पेपर, ठीक है, ये दो स्ट्रिप्स हैं, तो हमने इनको फ्यूज़ किया हुआ है। इनफैक्ट वी शुड हैव फ्यूज्ड देम पूरा, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दिखाना है इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। देखो, अगर मैं जो पीछे वाला पेपर है, ये वाला स्ट्रिप, इसको मैं कंट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे वाले को कंट्रैक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो यू विल सी द इफेक्ट। अब मैं जो है इसको आगे ला रहा हूँ, देयर विल बी द बेंडिंग इफेक्ट, सिंपल। सो इट विल बेंड। तो जब मैं दोनों पे सेम फोर्स लगाऊंगा, सो इट विल सिंपली कम डाउन, देयर वोंट बी एनी बेंडिंग। मगर जब मैं डिफरेंशियल फोर्स लगाऊं, यानी कि एक पे लगा रहा हूँ ऊपर की ओर, दूसरे को लगा रहा हूँ नीचे की ओर, लेकिन ये दोनों बातें फ्यूज किए हुए हैं, सो देयर विल ऑलवेज बी बेंडिंग फोर्स। वही बेंडिंग फोर्स यहाँ पे भी होता है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मैकेनिकली ये बेंडिंग, और वहां पे जो बेंडिंग हो रही है दैट इज गोइंग ऑन यूजिंग थर्मल एक्सपेंशन। तो व्हाट विल हैपन, आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको दे रहे हैं, सो इट विल सिंपली बेंड। सो इस बेंडिंग को क्या किया जाता है काम, इसको दो तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरीका है यूज देम एज थर्मोस्टेट्स, विच मोस्ट ऑफ द रूम हीटर्स जो आपके पास होते हैं, या ब्लोवर्स जो आपके पास है, वो यूज करते हैं। सो दे हैव दिस बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ऐसे होती है उनमें, अगर आपने चेक की होगी, लाइक दिस। ये असल में होता है सिंपली, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप नहीं होती है, दिस इज द मैकेनिज्म। ये होता है उसमें स्प्रिंग, स्ट्रिप, कौन सी स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है, नॉट हेलिकल स्प्रिंग। ये होता है उसमें कंटैक्ट, और इसी स्ट्रिप स्प्रिंग के नीचे होता है बायोमेटेलिक स्ट्रिप। जब वो गर्म होता है, वो क्या करता है काम, ये नीचे घूमता है, तो ये जो स्प्रिंग है ये नीचे घूमती है, इसकी वजह से, सॉरी, ये जो स्प्रिंग होती है इसके नीचे और एक कंटैक्ट होता है, ऐसे लाइक दिस। मसला ये है कि जब ये स्प्रिंग आपके पास नीचे की ओर होगी, ये दो कंटैक्ट जो आपके पास है, ये कंटैक्ट C1 है और ये कंटैक्ट C2 है, दे विल कट, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और जब ये स्ट्रिप स्प्रिंग वापस आती है तो दे गेट कनेक्टेड। अब ये स्ट्रिप स्प्रिंग जो है ये कब आएगी नीचे और कब जाएगी ऊपर, वो डिपेंड करेगा इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप पे, ये इसको कब लाएगा नीचे, कब लाएगा ऊपर, दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो आपके ब्लोवर्स में ये होता है कि जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचती है, सो क्या हो जाता है, सो आपके पास उस टेम्परेचर पे दिस बायोमेट्रिक स्ट्रिप सिंपली डज लाइक दिस, इट बेंड्स। तो ये जो स्ट्रिप स्प्रिंग है, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जब इस पर हम थोड़ा सा बार देते हैं और थोड़ा सा वेट ऐसे लगाते हैं, फोर्स देते हैं, इट सिंपली कम डाउन लाइक दिस। इसको आप देखा होगा जब ब्लोवर में हो जाता है ऑटो कट, जब कट हो जाता है, सो देयर इज अ साउंड, क्लिक लाइक साउंड, क्लिक। तो नॉर्मली बायोमेटेलिक स्प्रिंग है, सॉरी बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, इट इज नॉट मतलब कि ये दो पोजिशन देगा, या तो नीचे वाली या ऊपर वाली, ये एक कंटिन्यूअस सेंसर है, कंटिन्यूअस मतलब चेंजिंग। तो मतलब ये है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिंपली विल गो लाइक दिस, डाउन 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 डाउन, एंड देन व्हेन द टेम्परेचर गोज बैक, इट विल कम अप 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 अप। लेकिन यहाँ पे जो हमारा थर्मोस्टेट का एप्लीकेशन है, वो ये मानता है कि एक टेम्परेचर पहुंच गया तो इट शुड सिंपली कम डाउन लाइक दिस, टप, और उसके बाद जो टेम्परेचर वापस आएगा इट शुड कम बैक। वो काम हमें कौन देता है, दैट इज डन बाय दिस स्ट्रिप स्प्रिंग। और दूसरा हो गया मेजरमेंट करना है इससे। थर्मोस्टेट अब आपको समझ आ गया कि आपके पास सिंपली ऑन ऑफ करना है किसी डिवाइस को। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस मेजरमेंट। सो फॉर कंटिन्यूअस मेजरमेंट यू सिंपली यूज द लिंकेज। सो इफ यू हैव यूज दिस बायोमेटेलिक स्ट्रिप मैकेनिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इनको बंद किया हुआ है, तो ये यहाँ पे यू यूज द लिंकेज, so that the linkage will have up down motion. So on the basis of that up down motion you can simply calibrate it on a scale, then you can say what is the temperature at this point of time. जो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप वाला मेजरमेंट है, it doesn't require any voltage
or power source. It is fully, we can't say it is active. देखो एक्टिव और पैसिव जो हमने बोला उसमें हम एक्टिव और पैसिव बोलते हैं वोल्टेज के हिसाब से, पावर सप्लाई के हिसाब से. If you have to give power supply to your sensor so that it will operate, that is known as passive transducer or passive sensor. If you don't have to provide, if the sensor provides the voltage from there, उसका mode of operation ये है कि वो output पे current या voltage provide करता है, then that is an active sensor. लेकिन ये जो आपके पास है इसमें ना कोई वोल्टेज की जरूरत है, ना ये आउटपुट वोल्टेज आपको देगा. ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर या सेंसर है जहां पे इनपुट आपके पास चेंज इन टेम्परेचर है, आउटपुट इज चेंज इन मैकेनिकल मोशन. वो फिर दूसरी बात है. देन यू विल हैव टू यूज द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर टू चेंज दिस मैकेनिकल मोशन इनटू द चेंज इन वोल्टेज. सो ऑब्वियसली यू कैन यूज एनीथिंग हियर. जो भी आपने अभी तक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स पढ़े हैं उनमें किसी का भी यूज कर सकते हो, एंड यू विल गेट द आउटपुट इनटू द वोल्टेज एंड यू गेट दैट यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. दैट इज सपोज यू कैन यूज अ पोटेंशियोमीटर पॉट. ठीक है. सो इफ यू लिंक अ पोटेंशियोमीटर विद दिस यू कैन सिंपली रीड द आउटपुट्स. सो ये जो आपके पास बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेस्ड टेम्परेचर सेंसर है इसमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, वो ये है कि इट इज वेरी मच पोर्टेबल. इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो. ठीक है. यू कैन पोर्ट इट एनीवेयर क्योंकि ये मैकेनिकली बहुत स्टाउट होता है, बहुत स्ट्रांग होता है. देन वी हैव द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर भी एक पुरानी डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं. टेम्परेचर कितना है, और इसकी जो बेस है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अगेन. मगर कौन सा? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. सो बी इट मर्करी और बी इट सम ऑर्गेनिक थिंग लाइक सम ऑयल. कहीं पे मर्करी इस्तेमाल होता है, कहीं पे ऑयल इस्तेमाल होता है. तो यू सिंपली फिट इन द ट्यूब आपके पास होता है. देन यू हैव बल्ब दैट इज नॉर्मली अ रिजर्वायर जिसमें मर्करी या ऑयल होगा. देन यू विल सिंपली अप्लाई द टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी टू दिस बल्ब, एंड ये जो आपके पास इसमें चीज है चाहे ऑयल हो गया मर्करी हो, इट विल सिंपली गेट अप द ट्यूब. द ट्यूब इज नॉर्मली कैलिब्रेटेड मैकेनिकली. ठीक है. एंड यू कैन डायरेक्टली रीड द टेम्परेचर जैसे थर्मोमीटर में रीड करते हैं. This is also a temperature sensor, a very good temperature sensor जिसको हम मैनुअली इस्तेमाल कर सकते हैं. But again, if it is a good way to check out the temperature, having a good amount of accuracy and precision, then you can directly get it to the electronic sensor domain by simply changing the level जो आपके पास है कि लेवल अभी कहाँ है. जस्ट चेंज दैट टू सम इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटी लाइक लॉजिक्स एंड वोल्टेज. दैट कैन बी डन बाय सम ऑप्टिकल एनकैप्सुलेशन. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन हैव एन ऑप्टिकल एनकैप्सुलेशन जो आपको आउटपुट देगा कि आपके पास जो अभी ये मर्करी है या जो ऑयल है वो इस वक्त कहाँ पर है. सो द आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, and you can get the output and feed them directly to the computer system or processors for further calibration and usage. And at last we have silicon diode. For cryogenic things you normally use a simple silicon diode. सिलिकॉन डायोड क्यों इस्तेमाल होगा टेम्परेचर के लिए? क्योंकि हमें पता है सिलिकॉन डायोड जो है इट इज सिंपली a diode made up of a p-n junction. The P as well as N junction जो आपके पास है, ठीक है, both are semiconductors. ठीक है. अगर आपने p-n junction को बायस नहीं किया हुआ है, ठीक है, या इसको रिवर्स बायस किया हुआ है, so only current that is moving through this is called the reverse saturation current IS. और ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर.
normally t raised to power 3 by 2. So if you increase the temperature, the free electrons will obviously increase. That means the charge carriers will increase. That will simply increase this IS. And there is a well-defined relation between this IS and temperature. So if you can read that IS and can get voltage out of it, you can simply read the temperature. So वहाँ से हमें output आ जाएगा in the form of temperature, in the form of voltage for a particular temperature. ये भी आपके पास use होते हैं. And they are normally used to check the temperatures of various ICs on motherboards. यानी कि जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हमें टेम्परेचर बहुत मेजर करना होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा ना जाए, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं. We use simple silicon diodes for checking out the temperatures. ठीक है, हो गया टेम्परेचर सेंसर्स हमारे पास. तो अब हमारा नेक्स्ट मोटिव है कि अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो होम टेम्परेचर हमारा है, यानी कि जो हमारा क्लासरूम ऑटोमेशन है, वहाँ का टेम्परेचर चेक करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस सबसे अच्छा रहेगा. So we have to check the temperature of the space, that's the room temperature. So there can be two ways. एक तरीका है कि सीधे चेक करो the temperature, या दूसरा तरीका ये है कि आपके टेम्परेचर की वजह से आप एक बॉडी बनाओगे that will have the same temperature as that of the room, और उसी के साथ आप एक कंटैक्ट सेंसर लगाओगे जो हमने अभी पढ़े, जिसमें RTD भी हो सकता है, जिसमें आपका थर्मिस्टर भी हो सकता है, जिसमें कुछ भी हो सकता है. इनफैक्ट बेटर अप्रोच ये है. सो यू यूज अ बॉडी that will take the same temperature as ambience. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी कमरे की बात करूं, यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं उनके कंटैक्ट टेम्परेचर डिफरेंट होंगे. जैसे अगर मैं किसी मेटेलिक पार्ट पे भी हाथ लगाऊंगा, उसका टेम्परेचर कम होगा एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर. ठीक है. जैसे मैं वुड पे हाथ लगाऊंगा तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा. अगर मैं किसी क्लॉथ पे हाथ लगाऊंगा तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा. सो नॉर्मली व्हाट इज डन, एक ऐसा डिवाइस लिया जाता है, एक ऐसा मटेरियल लिया जाता है जिसका टेम्परेचर बराबर उतना ही होता है जितना एम्बिएंट टेम्परेचर होगा. ठीक है. देन इट्स ब्लॉक इज टेकन, और आपका जो सेंसर है दैट इज सिंपली कनेक्टेड विद इट. कनेक्टेड क्या है, उसके साथ रखा जाएगा, दे आर द कंटैक्ट ट्रांसड्यूसर्स. सो simply the temperature of this will be read by the contact temperature sensor and it will be taken out. So if it is done, then we can use any of the things. We can use thermocouples, we can use thermistors, we can use RTDs. ठीक है. बायोमेटेलिक तो यहाँ पे लगेगा नहीं. बायोमेटेलिक जो हमारे पास है ये थोड़ा सा हाई टेम्परेचर्स पे काम करता है. We can use thermometers obviously. So हमारे पास थर्मिस्टर अगर है, जो कॉस्ट भी हमारा मैटर करता है. सो अगर मैं सिंपली कॉस्ट के हिसाब से देखूं, सो थर्मिस्टर जो एक है, एक थर्मिस्टर आएगा 25 पैसा का, और एक RTD आएगा कम से कम 500 रुपीज का. सो दिस इज द डिफरेंस. 25 पैसे एंड 500 रुपीज. So I think it is better to use a thermistor. हाँ, थर्मिस्टर में थोड़ी प्रॉब्लम है नॉन लीनियरिटी की और बाकी चीज़ों की, क्योंकि हमें क्लासरूम ऑटोमेशन सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर्स है उनका रेंज ज़्यादा नहीं है. कहाँ जाएंगे, एटमोस्ट जो रूम टेम्परेचर्स आपके होते हैं, अगर विंटर हो जाएगा तो लेट अस सपोज इट गोज फ्रॉम 2 डिग्री सेल्सियस एंड इट कैन मूव टू 35 डिग्री सेल्सियस एट मोस्ट हियर. और बीच वाला जो हम नॉर्मली मेंटेन करना होता है 23 डिग्री सेल्सियस. सो इट्स नॉट ए ग्रेट रेंज हमारा ज़्यादा नहीं. तो इस रेंज में आपके पास, असल में मैं क्यों बोल रहा हूँ रेंज हमारा ज़्यादा नहीं, तो क्या होगा, तो होता ये है कि जो आपके पास जब रेंज कम होगा, यू बी वर्किंग ऑन ए स्मॉल पार्ट, सो नॉन लीनियरिटी बिकम्स ए लीनियरिटी. ठीक है. देन योर थर्मिस्टर विल बी आल्सो गिविंग योर आउटपुट्स इन टर्म्स ऑफ ए लीनियर वे. That is why a thermistor is best here in terms of cost and in terms of other things. And then in terms of your signal conditioning,
That means in order to get the output, you simply need to connect it with the plus 5 volt source. Use this thermistor. Thermistor को हम ऐसे बनाते हैं, जब हम ऐसे कर्वी लगाते हैं एरोज, इट मीन्स हीट. और जब हमने LDR बनाया था, आपको याद होगा, we put it like this because this means straight means light, this curve means radiation, heat radiation already. ठीक. So put the thermistor, then put the resistor जो हमने पिछली बार लिया था, a variable resistor, put the ground and you get the output. अब ये जो आउटपुट है, अब आगे सिग्नल कंडीशनिंग होगी, तो सेंसर पार्ट हो गया. तो then we can use the operation amplifier, for example in the comparating mode. And you will get the output 5 volt or 0 volt, means logic 1 or logic 0, depending on आपके पास temperature T जो है वो क्या है, is it greater than T1 or is it less than T1. So you can make a simple digital sensor. और अगर आपको इसको ट्यून करना है according to this T1 or T2 or T3, then you will have to tune this R2 and R1, or you can tune this R also. आपके ऊपर है. So you will get the output जिसके बिना पे आपका सेंसर आपको आउटपुट दे सकता है. और the same thing, the resistor can be part of the Wheatstone bridge जो हमने इससे पहले देखा था. और हमने ये भी देखा था कि Wheatstone bridge को भी हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर a NIC, that is point, एक टेम्परेचर को चेक कर लेना जहाँ पे वो बैलेंस होता है, और कंटिन्यूस मेजरमेंट्स जहाँ पे हमें कंटिन्यूस मेजरमेंट्स चाहिए कि हमें कितना आउटपुट चाहिए. ठीक है. सो दिस वी कैन आल्सो यूज in our project and our goal, so as to read the sensors. एक तो अंदर वाला टेम्परेचर कितना है, और इफ वी गोना रीड कि अभी बाहर कितना टेम्परेचर है, क्योंकि बाहर वाला टेम्परेचर भी रीड करना जरूरी है. उससे हमें पता चलेगा कि अभी हमारा कमरा गर्म होने वाला है कि नहीं बाहर वाला, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में एक अहम चीज़ ये भी है कि हम कैसे एनर्जी को सेव करें. सो एनर्जी सेव करने के लिए दैट इज टू बी टेकन आल्सो केयर ऑफ. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम we will move to next sensors, or we will directly go to actuators.